इस बार के बजट में सबसे ज्यादा अगर कहा जाए अनाउंसमेंट हुआ है तो वो बिहार स्टेट के लिए हुआ। जिस भी स्टेट में असेंबली इलेक्शंस होने वाले होते हैं उस स्टेट को भर के मिलते हैं अनाउंसमेंट बजट में। इसका क्या मतलब है, क्योंकि यूनियन बजट है लेकिन फोकस सिलेक्टेड स्टेट्स नहीं, ये पे तो होता हर है। गवर्नमेंट करती है। जो भी गवर्नमेंट रही सेंट्रल में, वो उसने कोशिश किया है कि मैं कुछ ऐसा करूं जैसे हमारी वहाँ पावर में है हमारी पार्टी। बट इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पर रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है, रूरल एरियाज ज्यादा है, क्या वहाँ पर प्राइवेट बैंक्स उतने ही अफोर्डेबल प्राइसिंग में वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं? नहीं कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ भी जाओ, आप अगर आपको लॉकर लेना है सपोज, तो लॉकर की जो जो मेंटेनेंस कॉस्ट है जो पब्लिक सेक्टर बैंक की है वो 1,000-1,200 रुपये 2,000 रुपये है, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में तो 10,000 रुपये के आसपास है। लेकिन सर्विस उनकी ज़्यादा बढ़िया है एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक। जिस पर हम सबसे ज्यादा एक्साइटेड है बात करने को, वो है यूनियन बजट 2025। आई एम आस्किंग दिस बिकॉज निर्मला सीतारमन बहुत ज्यादा ट्रोल होती हैं सोशल मीडिया पर। लोग उनको बहुत बोलते थे कि ये हर चीज में टैक्स ले रही हैं, लेकिन इस बजट अनाउंसमेंट के बाद एक शिफ्ट आ गया कि एवरीवन स्टार्टेड प्रेजिंग निर्मला सीतारमन। अगर हम मिडिल क्लास की बात करें, मेन तो मिडिल क्लास है जो सोशल मीडिया पे वही डालता है कि क्रिटिसाइज करता है, और नो दे आर अप्रिसिएटिंग। उन्हें 12 लाख रुपए तक का जब एग्जेम्प्टेड सैलरी इनकम मिल गया तो वो अप्रिसिएट करेगा। तो आपको एक्चुअली में लगता है कि इंडिया में टैक्स बहुत ज्यादा लिया जाता है? जो इफ़ यू कंपेयर टू अदर कंट्रीज तो ज़्यादा तो नहीं, ज्यादा नहीं है। सो हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉक टाइम विद चिराग। और जैसा आप सभी जानते हैं कि 1 तारीख को यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने लगातार 8वीं बार देश का यूनियन बजट पार्लियामेंट के सामने पेश किया। और ये एक ऐतिहासिक दिन था और इस बजट से काफ़ी सारी उम्मीदें थी वर्किंग क्लास को। तो वो उम्मीदें पूरी हुई या नहीं हुई, और साथ ही साथ ये जो पूरा बजट का सेगमेंट है, टॉपिक है, सब्जेक्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि बहुत लोग इसे समझ नहीं पाते हैं अच्छे से। उनके अंदर काफ़ी सारी मिथ रहती हैं, और जो पब्लिक डिस्कोर्स है वहाँ पर काफ़ी सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी बजट को लेकर चलती रहती हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने प्लेटफॉर्म पर एक ऐसे गेस्ट को बुलाया जाए जो इस मामले के एक्सपर्ट हैं, लगातार इस विषय पर अपनी बात वो रखते रहते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। तो उन्हीं से पूछा जाए कि ये बजट कैसा था और क्या एक्सपेक्टेशन थी और कितना फुलफिलमेंट हुआ उन एक्सपेक्टेशंस का। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर विनय श्रीवास्तव सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉक टाइम विद चिराग पर, और थैंक यू सो मच, आपने हमारा जो इनविटेशन है वो एक्सेप्ट किया और आप यहाँ आए। सर के बारे में अगर हम बताएं तो सर एक ऑथर हैं, उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं इकोनॉमिक्स पर, फिनांस पर, टैक्सेशन पर। साथ ही साथ वो एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं फिनांस के। और तमाम जो पब्लिकेशंस हैं, टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स, पोर्टल्स, वहाँ पर वो अपनी बात लगातार रखते रहते हैं अलग अलग विषयों पर। तो सर शुरू करते हैं आपसे बातचीत का ये सिलसिला। और हम एक्सपेक्ट करते हैं काफ़ी इंसाइटफुल डिस्कशन ये होने वाला है। मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहता हूँ कि ये जो वर्ड्स हैं, टर्म्स, इकोनॉमिक, फिनांस, टैक्स, लोग बहुत डरते हैं इनसे। उनको लगता है बहुत कॉम्प्लेक्स फील्ड है, क्योंकि आप इसके एक्सपर्ट हैं। क्या बताना चाहते हैं आप उनको? नहीं, लोग सोचते हैं टफ है लेकिन टफ है नहीं। ये तो पहले तो सोच लिया कि टफ है, और जो दूसरे ने कहा उसकी बात सुनी सुनाई बातों पर विश्वास किया, नहीं टफ है। जो एक बार इंटर करता है, ज्वाइन करता है, तो उसके लिए आसान हो जाता है, टफ नहीं है। तो आप एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं, बच्चों को आप पढ़ाते हैं ये सब्जेक्ट। तो आपको कैसा लगता है कि बच्चों में भी काफ़ी डर होता है इस सब्जेक्ट को लेकर? हाँ, अगर सपोज 60 स्टूडेंट्स हैं और इफ दे आर गोइंग टू ऑप्ट स्पेशलाइजेशन, तो उसमें से 50% तो बाहर जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ उनको डर होता है कि फाइनेंस टफ होगा, इकोनॉमिक्स टफ होगी। लेकिन जो है ज्वाइन करता है उसके बाद उसे आसान हो जाता है, उसके लिए उसको टफ नहीं लगता। मेरे को याद है मैं जब स्कूल में था तो 12th क्लास में काफ़ी सारे दोस्तों का इकोनॉमिक सब्जेक्ट था 12th में, और वो काफ़ी डरते थे उससे। हाँ। तो मतलब एक्चुअली में ये टफ है, या फिर जो उसमें नंबर्स का खेल है, या फिर जो डेटा है उससे वो डर जाते हैं काफ़ी ज़्यादा? नहीं, उन्हें लगता है कि टफ है, हमारे समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो बहुत आसान है, और स्कोर भी करते हो आप। अगर आपका परसेंटेज बढ़ाना है आपको, तो फाइनेंस इकोनॉमिक्स तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जो आपको स्कोर करा देगा। तो सर यूनियन बजट पर तो हम आएंगे, मेन तो हमें आपसे उसी के बारे में जानना है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आना चाहूँगा आपकी पर्सनल लाइफ पर भी, जो आपका करियर रहा है, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग हो सकता है उस फील्ड के यंगस्टर्स के लिए जो उस फील्ड में एंटर करना चाहते हैं। आपने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं, और मैं देख रहा था 2017 में आपकी बुक आई थी, द फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यस। तो उस बुक को तो वैसे अब 7-8 साल हो चुके हैं, बट हाउ यू सी व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी राइट नाउ? इंडियन इकोनॉमी का फ्यूचर तो बढ़िया है, ब्राइट फ्यूचर है इंडिया।
अगर आप देखो जब वर्ल्ड इकोनॉमी इज स्ट्रगलिंग टू मेंटेन द ग्रोथ, इंडिया इज ग्रोइंग, इंडिया हैज मेंटेन द पेस ऑफ ग्रोथ, तो इंडिया का फ्यूचर तो बढ़िया है। जो एक कहा जाता है कि चाइना के जो उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, पूरा प्रोडक्शन सेक्टर है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चैलेंज है, क्योंकि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ही प्रॉब्लम है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि हमारा इकोनॉमी जो अभी जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आया मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स का कि 6.4% के आसपास जीडीपी होगी इन लास्ट फिजिकल ईयर। तो उसमें जो मेन जो कंट्रीब्यूशन है कि जो डिक्लाइन कर रहा है स्लगिश ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो मैन्युफैक्चरिंग पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर चाइना चाइना से कम्पीट करने के लिए आपको पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, आप मेक इन इंडिया को प्रमोट करना होगा और लोग इस काम करना होगा इसके ऊपर, तब भी आप इम्प्रूव कर पाएंगे और जीडीपी को आप वापस पटरी पे ला पाएंगे। तो जो इनिशिएटिव अभी सरकार ने लिए हैं, जैसे मेक इन इंडिया आया, उसके बाद इन्वेस्ट इन इंडिया आया कि इन्वेस्टमेंट हम इंडिया में लेकर आए, साथ ही साथ जो स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी सारे द्वार खोले गए सरकार के द्वारा कि वो भी अच्छे से ग्रो कर सके। क्या ये स्टेप्स फुलफिल कर पाएंगे इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वापस पटरी पर लाने के तो लिए? कोशिश तो यही कर पाएंगे, तभी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, दिस मेजर्स हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट। लेकिन अब अभी देखना होगा कि मतलब इनका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा, प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपना जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 75-60% के आसपास पे कर रहा है, फुली फुली यूटिलाइज नहीं कर रहा है। तो फुली यूटिलाइज करेगा करेगा तो इन्वेस्टमेंट करना होगा, और मार्केट में डिमांड की प्रॉब्लम है, कंजम्पशन कम है। तो गवर्नमेंट का जो कोशिश है कि कंजम्पशन को बढ़ाया जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उन्होंने 12 लाख रुपए तक की जो आपकी अर्निंग है उसे एग्जाम कर दिया, टैक्स टैक्स फ्री कर दिया। तो अगर एग्जाम किया तो हो सकता है उससे कंजम्पशन बढ़े, ऐसा मानना है, और होप फॉर बेस्ट। तो आप ये कह रहे हैं कि लोग खर्च नहीं करना चाह रहे हैं बेसिकली, जी, ये प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास खर्च करना चाहते हैं। अगर आपने 12 लाख रुपए तक एग्जाम किया, तो जो उन पे पैसा है उनके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो वो खर्च करेंगे। लेकिन अब दूसरा इसका पहलू पे जाए, दूसरे एंगल पर, तो अभी अगर आप देखिए तो लगभग 9.5 करोड़ पीपल आर पेइंग टैक्स। ओके। उसमें से 4,50,000 4.5 करोड़ दे आर फाइलिंग रिटर्न एट जीरो रिटर्न। ओके। और उसके बाद लास्ट फाइनेंशियल ईयर जब एग्जामिनेशन जो है 5 से 7 किया था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, उसके बाद इस समय ये मानना है कि 6 करोड़ के आसपास लोग जो है फाइल करते हैं रिटर्न, जीरो रिटर्न। तो बचा कितना? अभी जब ये एग्जामिनेशन दिया तो एक लाख लगभग 1 लाख लोगों को बेनिफिट होगा, तो हम्म। उन्हें खर्च करना है। तो जो 6 लाख हैं, 6 करोड़ हैं, वो उनके पास उनकी आमदनी नहीं बढ़ी, और जो 1 लाख का बढ़ा वो खर्च करेगा। तो इकोनॉमिस्ट का यही मानना है कि अगर हम ये देखें कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों को बाइफरकेट करें, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है 94%, और ऑर्गेनाइज सेक्टर 4% करता है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट करें, क्योंकि वहाँ पे जब पैसा आएगा तो वो खर्च करेंगे तो ऑर्गेनाइज सेक्टर भी डेवलप होगा। तो जो दिया वो तो बढ़िया है, उसका पर्पज ये है कि कंजम्पशन को बढ़ाया जाए, लेकिन अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे भी फोकस किया जाए तो हमारे ख्याल से ज़्यादा बढ़िया होगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कही आपने, और मैं इसी पे कहना चाहूंगा क्योंकि जो अपोजिशन पार्टीज है अभी हम्म, प्रेजेंट टाइम में, वो ये बहुत बार इस एलिगेशन को लगाते हैं कि इस सरकार प्रेजेंट रिजाइम ने जो माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, हम्म, एमएसएमईज, हम्म। उनको तोड़ने का काम किया है। क्या कितनी रियलिटी है इस चीज में? नहीं, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस तो ड्यूरिंग कोविड देवर इन द प्रॉब्लम। तो उसमें से अभी एक स्टडी थी, टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ था कि ड्यूरिंग कोविड 1/4 जो एमएसएमई थे वो क्लोज हो गए, जस्ट बिकॉज ऑफ दे वर नॉट एबल टू compete विद द मल्टीनेशनल या जेंट कंपनीज। हम्म। तो वहाँ पर गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए एमएसएमई को। एमएसएमई ही है जहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग में आपको कंट्रीब्यूट करता है, साथ ही एम्प्लॉयमेंट में भी आपको सपोर्ट करता है। तो एमएसएमई सेक्टर को ज़्यादा गवर्नमेंट को ज़्यादा कोशिश करना चाहिए, ज़्यादा उसे सपोर्ट किया जाए। ओके, मतलब एमएसएमई सेक्टर को जरूरत है सपोर्ट की हाँ, गवर्नमेंट से। क्योंकि अभी जो कोविड के समय की अगर बात करें तो उस समय उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनके पास ऑपरेटिंग कैपिटल नहीं था। दे वर नॉट एबल टू मैनेज द बिजनेस। वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होता है कि देयर टू कैटेगरी ऑफ कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल।
फिक्स्ड कैपिटल से आपने अपनी कंपनी या इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश कर लिया, कंपनी को एस्टेब्लिश किया, अब उसको रन करने के लिए पैसा चाहिए, वो उस समय उनके पास वो पैसा नहीं है, और पैसा है तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, उससे जब लिया तो उनको जितना अर्निंग जो आपका जो प्रॉफिट हुआ उससे ज़्यादा आपने कॉस्ट पे कर दिया, तो मतलब उनको जो इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट रेट उसे कम करना चाहिए, 6.5% पे इंटरेस्ट रेट रेपो रेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हम्म, तो उसे कम करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए एमएसएमई को रिवाइव करने की। ओके। सो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बताए। मैं नेक्स्ट आना चाहूँगा आपके अगली किताब पर, जो हम्म था इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया। हम्म और क्योंकि अभी आपने टैक्सेशन के बारे में बहुत कुछ बताया, तो मैं उस पे आना चाहूँगा बिकॉज़ वो बुक आपका मेनली इनडायरेक्ट टैक्सेस पर बेस्ड था। हम्म मैं एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ आपको। एक हमारे प्रोफ़ेसर थे यूनिवर्सिटी के, मैं उनसे बात कर रहा था टैक्सेशन पर ही। हम्म आई वोंट नेम हिम ऑन कैमरा। तो मैंने उनसे पूछा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस इतना ज़्यादा बढ़ क्यों रहा है? हम्म जो जनता से पैसा वसूलने का तरीका है वो इनडायरेक्ट ज़्यादा क्यों है? तो उन्होंने मेरे को बताया कि इनकम टैक्स तो ज़्यादा लोग भर नहीं रहे हैं, हाँ या वो भर भी रहे हैं तो रिटर्न ज़ीरो आ रहा है हम्म उनका। हम्म तो सरकार ने सोचा कि कैसे जनता से पैसा लिया जाए। हम्म तो उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप खोजे। उसी का एक जो रिज़ल्ट था वो जीएसटी भी था, हम्म कि अलग-अलग चीज़ों से हम पैसा लेना स्टार्ट करें जो हमें हम्म डायरेक्टली नहीं मिल रहा है। हम्म सो आपका ये बुक किस बारे में था, और मैंने जो आपको बताया इसमें कितनी रियलिटी है? नहीं, बात तो सही है कि टैक्स जो मेन सोर्स है वो डायरेक्ट टैक्सेस ही है, जो डायरेक्ट टैक्स में 6 करोड़ पीपल जो है जीरो रिटर्न फाइल कर रहा है, और 9.5 करोड़ पीपल दे आर पेइंग टैक्स, तो 3.5 तो निकल गए, उसमें से 1 लाख को आपने 1 करोड़ को आपने दे दिया 12 लाख पे एग्जाम्पशन, तो लगभग वो 1 करोड़ लोग हैं, तो बच्चे जो 2.5 करोड़ वो टैक्स पे करेंगे, तो सिर्फ उन पर इलाज ना करके सबसे टैक्स लिया जाए, तो उसके लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस है, और टैक्स को सिंप्लीफाई करना, और लोगों का ये मानना है कि इनकम टैक्स को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जो पैसा आप जब इंडायरेक्ट टैक्सेस से आप पैसा ले रहे हो, हर हर कंजम्पशन पे आप टैक्स ले रहे हो, तो आप इंडायरेक्ट टैक्सेस खत्म कर दो। हुँ। तो लेकिन दूसरा, अगर दूसरे एंगल पर जाओ आपको, तो गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करना है, अपने बजट को भी मेंटेन करना है, क्योंकि अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो पैसा खर्च होना है वो पैसा कहाँ से आएगा, तो उसके लिए आपको टैक्स इम्पोज करना ही करना है, रेवेन्यू भी चाहिए, हुँ। तो दोनों में बैलेंस करना होगा ये। पीएम मोदी का एक स्टेटमेंट था जो काफ़ी मतलब वायरल भी गया। तो उन्होंने बोला कि व्हेन ही केम टू पावर इन 2014, हम्म तो बहुत ही कम लोग थे ऐसे जो जिन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बताया था कि उनकी एनुअल इनकम 10 लाख से ज़्यादा है। हम्म तो ऐसा क्यों है? मतलब हम इस पर तो काफ़ी डिस्कशन करते हैं कि टैक्स कहाँ से लिया जा रहा है, कैसे लिया जा रहा है, पर जहाँ से एक्चुअली में आना चाहिए, उसको हम क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड द मिनिस्ट्रीज़? नहीं, वो लोग छिपाते छिपाते तो आज भी हैं टैक्स। हुँ, अगर आप जो भी कोशिश करते हैं लोग टैक्स कम पे करना पड़े, तो छिपाने के लिए आप प्रमोट कर टैक्स रेट को कम करिएगा, अपने आप लोग डिस्क्लोज करना शुरू कर देंगे। जब आप 50% 40% टैक्स पे कर देंगे, तो हर आदमी जो सोचे मैंने अर्न किया उसका 40% टैक्स पे कर रहा हूँ, हुँ। तो वो कोशिश करता है बचाने की। तो अगर सिंप्लीफिकेशन होता है टैक्स रेट के अंदर, तो अपने आप लोग डिस्क्लोज करना शुरू कर देंगे। तो आपको एक्चुअली में लगता है कि इंडिया में टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जाता है? जो इफ़ यू कंपेयर टू अदर कंट्रीज, तो ज़्यादा तो नहीं है। ज़्यादा नहीं है। नहीं। क्योंकि सर हम देखते हैं, क्योंकि यंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को, मतलब मेरे एज के लोग तो काफ़ी ज़्यादा देखते हैं कि लिंक्डइन पर या फिर सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे लोग पोस्ट करते हैं, मिलियनर्स स्पेशली, हम्म जिनकी जॉब लग जाती है अच्छे खासे पैकेज पे, जैसे कि हम इंडिया छोड़ देंगे, हम इंडिया में नहीं रहेंगे, हम्म इंडिया में टैक्स बहुत लग रहा है, हमारे बच्चों को फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, हेल्थ केयर नहीं मिलेगा, एजुकेशन नहीं मिलेगा। क्या रियलिटी है? क्या सही में नहीं नहीं, टैक्स इतना ज़्यादा है? नहीं, अगर आप टैक्स टू जीडीपी रेशियो को आप देखें, तो इंडिया के अंदर कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, अदर डेवलप्ड कंट्रीज। इज़ इट सो? सही में? हाँ हाँ, ऐसा है। तो फिर ये सारी बातें क्यों उठती हैं बार-बार कि इंडिया में टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा है? वो लगता जो हायर साइड में जो टैक्स लगाया था वो ज्यादा है। हुँ, जो अब ये बचे कितने, 6 करोड़ को आपने निकाल दिया, एक को आपने अभी एग्जाम कर दिया, 7 हो गए, 2.5 बचे, तो वो टैक्स पे करेंगे, तो मेजोरिटी तो नहीं से आप कलेक्ट करोगे, हुँ, तो उनके सामने तो वो उनके सामने चैलेंज होगा ये। ओके। तो बजट पर हम आएँगे, उससे हम्म पहले एक लास्ट टॉपिक जो मैं आपसे हम्म डिस्कस करना चाहता हूँ। हम्म आपका था प्राइवेटाइज़ेशन ऑफ पब्लिक एंटिटीज़, आपकी पहली ऑथर्ड बुक, यस। और उस पर भी मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि ये भी एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है पूरे इंडिया के अंदर, हम्म कि सरकार प्राइवेटाइज़ेशन कर रही है पब्लिक एंटिटीज़ का चाहे वो कहा जाता है ये हमारे एयरपोर्ट्स हों या फिर बीएसएनएल हो, रेलवेज़ हों, काफ़ी सारे सेक्टर्स का नाम हम्म लिया जाता है इसमें। क्या सिचुएशन आप देखते हैं प्राइवेटाइज़ेशन का इंडिया में? मतलब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, अब दो व्यू है, एक तो है गवर्नमेंट को बिजनेस के अंदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अच्छा। अगर होना चाहिए बिजनेस के अंदर, तब प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट को बिजनेस के अंदर नहीं होना चाहिए,
तब अगर सिक कंपनीज है जो गवर्नमेंट के लिए फिस्कल बर्डन है, उन्हें हटाना चाहिए। तो दो कॉन्सेप्ट हो गए ना गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सर्विस ज्यादा बढ़िया कहाँ मिल रही है, पब्लिक सेक्टर बैंक में मिल रही है, प्राइवेट सेक्टर बैंक में मिल रही है। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर, आप जाइए तो विद इन मिनट प्रॉब्लम सॉल्व होती है। आप किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में चले जाओ, आपको पूरा दिन लग जाएगा, आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी, आपको बार बार जाना पड़ेगा। तो सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक जो है वो प्रेफर करेगी प्राइवेट सेक्टर बैंक। आज हम भी अगर बैंक ऑपरेट करते तो एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक, आई विल प्रेफर प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब उसके बाद दूसरा है कि जब गवर्नमेंट को जो पब्लिक के लिए काम करना है या डेवलपमेंट के लिए काम करना है, उसके लिए पैसा चाहिए। अब गवर्नमेंट के पास जो पैसा है, अगर इससे डिविडेंड आता है पब्लिक सेक्टर कंपनी से, तो डिविडेंड अच्छा खासा डिविडेंड आता है। अगर गवर्नमेंट ने जो प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम बनाया और उससे जो अर्न कर रहे हैं थ्रू प्राइवेटाइजेशन, वट एवर दे आर गेटिंग मनी थ्रू प्राइवेटाइजेशन, उससे ज्यादा उनको डिविडेंड मिल रहा है। तो अब यहाँ पर है कि जो सिक कंपनी है, और उसमें जो सिक कंपनी है उनको हटाया जाए, उनको रिस्ट्रक्चर करके मार्केट में सेल कर दिया जाए, या उनको रिवाइव करने की कोशिश की जाए। अगर रिवाइव नहीं होते तो क्लोज कर दिया जाए, क्योंकि दे हैव बिकम द बर्डन, फिस्कल बर्डन फॉर द गवर्नमेंट। वो हम गवर्नमेंट के जो प्रॉफिट है, जो कहीं और यूज होना चाहिए था, जो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए खर्च होना चाहिए था, वो पैसा जा रहा है इनको ऑफसेट करने में, जो इनका लॉस है। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि अगर गवर्नमेंट को बिजनेस के अंदर नहीं होना चाहिए तो सब कुछ प्राइवेटाइज करना चाहिए। क्योंकि अभी जो लास्ट आया लास्ट प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम जो गवर्नमेंट का 3 साल पहले बजट में आया, कि दे आर गोइंग टू प्राइवेटाइज एवरीथिंग एक्सेप्ट 2 और 3 सेक्टर्स। तो यहाँ पे यही देखना होगा कि मतलब क्या प्रायोरिटी क्या है। पहले ये कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि हर गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। जो जो पावर में वो प्राइवेटाइज करता है, जो अपोजिशन में होता है वो क्रिटिसाइज करता है। तो अभी और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कि कॉन्सेप्ट आया, बहुत लोग कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी के बजट से 1991 से ये कॉन्सेप्ट आया। उससे पहले से ये आया, जब बजट आया यशवंत सिन्हा जी का, तो उससे मैं इकोनॉमिक सिनेरियो किया था। सभी को मालूम है कि हमारे पास 15 डेज का इंपोर्ट करने का हमारे पास पैसा था। तो उस समय जब ये वर्ल्ड बैंक से पैसा मांगने गए, तो वहाँ पे उन्होंने कंडीशन लगा दी कि आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना पड़ेगा, आपको सीपीएसयू रिफॉर्म लाना होगा। तो उन्होंने कहा आप इसे प्राइवेटाइज करो, जो आप लॉस मेकिंग कंपनी से, वाई यू आर बियरिंग दिस कंपनीज। तो वहां से ये कॉन्सेप्ट आया। फिर वहां पे ये प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट, जो इंडिया की पब्लिक है वो कंजर्वेटिव है। अगर उससे हम कहेंगे हम गवर्नमेंट की एसेट को सेल कर रहे हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, हमें वोट नहीं मिलेगा। तब वहां पर दीपक नैयर थे इकोनॉमिक एडवाइजर उस समय, डीयू के वाइस चांसलर थे बाद में। अच्छा। उन्होंने सजेस्ट किया कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द टर्म प्राइवेटाइजेशन वी शुड यूज डिसइन्वेस्टमेंट। या तो वहां से ये वर्ड आया डिसइन्वेस्टमेंट। तो वहां से प्राइवेटाइज करना शुरू किया। उसके बाद मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने सेम सिस्टम को फॉलो किया। उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आई, चाहे अटल गवर्नमेंट आई, कोई भी है, सबको फॉलो करते हैं। लेकिन जब अपोजिशन में आए तो उसे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। तो मेरे ख्याल से तो जो सिक कंपनीज हैं, जिससे जो रिवाइव नहीं हो सकती, उन्हें क्लोज कर दे। सिक कंपनीज को आप रिस्ट्रक्चर करके सेल कर दो। और अगर आपको रहना है बिजनेस में, तो जो प्रॉफिट मेकिंग है उन्हें अपने पास रखो, क्योंकि उससे आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आपको डिविडेंड अच्छा खासा मिल रहा है। ओके सर, ये जो एग्जांपल आपने दिया बैंक्स वाला कि लोगों को सर्विस चाहिए प्राइवेट बैंक जैसी, लेकिन वहाँ कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी चाहिए। बट इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पर रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है, रूरल एरियाज ज्यादा है, क्या वहाँ पर प्राइवेट बैंक्स उतने ही अफोर्डेबल प्राइसिंग में वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं? नहीं कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं। क्योंकि आप यहाँ भी जाओ, आप अर्बन सिटीज में आप जाओ, तो वहां भी जब आप जाओगे तो आप अगर आपको लॉकर लेना है सपोज, तो लॉकर की जो जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक की है, वो 1,000-1,200 रुपए 2,000 रुपए है। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में तो 10,000 रुपए के आसपास है। लेकिन सर्विस उनकी ज्यादा बढ़िया है एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक। ये डिफरेंस है। ओके। और प्राइवेट और रूरल एरियाज के लिए तो पब्लिक सेक्टर तो अभी भी वो बैकबोन है। एक और चीज सर, बहुत कंफ्यूजन है इस प्राइवेटाइजेशन को लेकर। लास्ट क्वेश्चन है मेरा ही प्राइवेटाइजेशन पे, कि एक तरफ तो वर्ड प्राइवेटाइजेशन यूज हो रहा है, तो जब अपोजिशन ने बहुत उठाया कि प्राइवेटाइज हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम प्राइवेटाइज नहीं कर रहे हैं, हम बस कुछ सालों के लिए दे रहे हैं ये प्राइवेट एंटिटीज को। जैसे पोर्ट्स का, अडानी का नाम काफी लिया गया कि अडानी को पोर्ट्स क्यों मिल रहे हैं सारे, कि हम उन्हें रिवैम्प करने के लिए दे रहे हैं। एक बार वो अच्छे से रिवैम्प कर देंगे, फिर वो वापस गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगा। एयर इंडिया के लिए भी वही बोला गया। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है?
एयर इंडिया को तो सेल कर दिया गया, एयर इंडिया तो वो लीज पर नहीं है, अच्छा वो तो सेल। एक अदर दूसरा कॉन्सेप्ट है मोनेटाइजेशन, तो अच्छा वहां पे हुआ कि हम लीज पर देंगे 90 ईयर्स 99 ईयर्स के लिए। तो दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ, सपोज रेंट पर देना है, लीज पर देना। तो वो कह रहे हैं हमें पैसा चाहिए, जो हमारे पास स्पेयर में एसेट्स हैं उनको हम किसी को दे दें अगर लीज पर, तो हमें रेवेन्यू जनरेट होगा, वैसे यूजलेस है वो। तो इस बेसिस पे दे हैव ऑप्टेड दिस कॉन्सेप्ट, मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स। तो अभी पहला 5 साल का जो टारगेट था उसको उन्होंने लगभग लगभग अचीव किया, फुली अचीव नहीं है। उसके बाद इस बजट में फिर अगले 5 साल के लिए नया टारगेट लेके आया, 10 लाख करोड़ रुपए। पिछली वाले में 6 लाख करोड़ रुपए का था, तो आसपास आ गया पैसा वो। तो प्राइवेटाइजेशन अलग है और ये अलग है, ये आपने दिया और बाद में रिकवर करना। पब्लिक का ये कहना है कि बाद में आप रिकवर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, हम्म क्योंकि जो एक बार बैठ जाता है आपकी एसेट पे वो वापस करता नहीं है। हम्म तो वही है कि वहां पर क्रिटिसाइज तो करता ही प्राइवेट अपोजिशन पार्टी। प्राइवेटाइजेशन को। ओके, तो अब हम आते हैं सर उस सेगमेंट पे जिस पर हम सबसे ज्यादा एक्साइटेड है बात करने हम्म को, वो है यूनियन बजट हम्म 2025। हम्म तो मैं अलग अलग सेक्टर्स पे आऊंगा धीरे धीरे, पर ओवरऑल मैं पूछना चाहता हूँ कैसा रहा बजट, और जो एक्सपेक्टेशंस थी मिडिल क्लास की वो कितने हद तक चेंज हुई। आई एम आस्किंग दिस बिकॉज निर्मला सीतारमन बहुत ज्यादा ट्रोल होती हैं सोशल मीडिया पर। हम्म। लोग उनको बहुत बोलते थे कि ये हर चीज में टैक्स ले रही हैं, हाँ लेकिन इस बजट अनाउंसमेंट के बाद एक शिफ्ट आ गया हाँ कि एवरीवन स्टार्टेड प्रेजिंग निर्मला सीतारमन कि नहीं हम तो बहुत गलत बोल रहे थे आपके बारे में, आपने बहुत अच्छा बजट दिया है। सो व्हाट इज द रियलिटी? मेजोरिटी पीपल आर हैप्पी विद द बजट, क्योंकि अगर हम मिडिल क्लास की बात करें, मेन तो मिडिल क्लास है जो सोशल मीडिया पे वही डालता है कि हाँ क्रिटिसाइज करता है, और नो दे आर अप्रिसिएटिंग। उन्हें 12 लाख रुपए तक का जब एग्जेम्प्टेड सैलरी इनकम मिल गया तो वो अप्रिसिएट करेगा। हम्म, तो वो खुश है। दूसरा, जो मतलब बजट का जो है, बजट इज, निर्मला सीतारमन या गवर्नमेंट हैज, they tried to maintain the, balance the two terms, that is fiscal consolidation and second growth. They have taken some measures to increase the, maintain the pace of growth, and as well as they have also maintained their fiscal deficit target. They have ओके। achieved. सो बिकॉज यू मेंशन्ड ये 12 लाख तक का जो हम्म टैक्स एग्जेम्पशन हम्म किया है सरकार ने, इसको लेकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और मैं चाहता हूँ कि इसको आप ही दूर करें। हम्म एक तरफ कहा गया कि निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया कि 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, हम्म बट इन द नेक्स्ट सेंटेंस हम्म उन्होंने प्रोनाउंस किया कि 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख 10%। हम्म। ये दो चीज एक साथ कैसे हो सकती है, और लोग काफी ज्यादा पूछ रहे हैं ये चीज। नहीं, वो प्रॉब्लम ये है कि टैक्स तो है, ये हम्म 4 से जो भी स्लैब्स हैं उसके अकॉर्डिंग टैक्स है। उसके बाद 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। जब डिडक्शन आता है ऑलरेडी एग्जाम पूरा जीरो हो जाता है टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, ये है, और 12 लाख से ज्यादा हो गया तो टैक्सेबल हो गया वो। ओके, अगर 12 लाख से वो ज्यादा ज्यादा हुआ हुआ तब तो टैक्सेबल। फिर इस टैक्स स्लैब के अंदर वो आएंगे। नहीं, टैक्स स्लैब तो अभी भी आ रहा है, लेकिन हाँ, इनको 75,000 का एग्जाम्पशन मिल रहा है, डिडक्शन मिल रहा है। ओके तो अगर 12 के बाद गया, 12 75 के आसपास, 12.75 के बाद अगर जाता तो वो उस पर टैक्स आता है। ओके। इस पर टैक्स नहीं आता 12 लाख रुपए पर। तो इसमें कोई ये भी कह रहे थे कि ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम का डिफरेंस है दोनों के अंदर। ओल्ड, बाय डिफॉल्ट तो अब न्यू टैक्स रिजीम ही है। हम्म ओल्ड टैक्स रिजीम देवर, मतलब हम ऑप्ट करते। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है। एक था कि अभी जो प्रॉब्लम कोविड के बाद से जो प्रॉब्लम चल रही, कंजम्पशन मार्केट में डिमांड नहीं है, हम्म तो डिमांड को क्रिएट करना, डिमांड क्रिएट तभी होगा जब इनको आप प्रमोट करोगे, आप खर्च करो। तो न्यू सिस्टम जो है वहाँ पे टैक्स, वहाँ पे जो एग्जाम्पशन ज्यादा थी, वहाँ पे टैक्सेबल इनकम कम, टैक्स कम लिया जा रहा था, और प्रमोट किया जा रहा था कि आप खर्च करो। ओल्ड सिस्टम ये कहता था कि आप इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि हर आदमी जो ओल्ड सिस्टम में वो कोशिश करता है 1.5 लाख रुपए तक हमारा टैक्स जो है, 1.5 लाख रुपए हम डिवाइड करते हैं एटीडी के अंदर, तो हमें टैक्स उस पर नहीं देना होता। तो हर आदमी की कोशिश होती है 1.5 लाख रुपए डिवाइड कर लिया जाए, सेविंग की जाए। तो वो सेविंग पर्पज से था, और ये वाला कंजम्पशन पर्पज से, खर्च ज्यादा करो क्योंकि डिमांड नहीं है, डिमांड क्रिएट हो ताकि इकोनॉमी रिवाइव हो। तो दोनों का ओके अलग अलग एरिया है। लेकिन अब जब टैक्स जीरो हो गया 12 लाख रुपए तक, तो जिसकी सैलरी 12 लाख है उसके नीचे है, दे विल मूव टुवर्ड्स न्यू टैक्स रिजीम ऑटोमेटिकली। वो ओल्ड सिस्टम को खत्म कर देंगे। ओके। आई वांट टू आस्क यू दिस कि कहा जाता है कि मोदी गवर्नमेंट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको काफी फोकस किया हम्म गया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, काफी सारे इनिशिएटिव्स को लेकर आया गया। हम्म लेकिन एक धड़ा है जो लगातार इस चीज को कहता है कि इकोनॉमिक साइड पे सरकार ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, निर्मला सीतारमन अच्छी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है। हम्म। इसको किस तरीके से आप देखते हैं?
नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर तो सारे ही अच्छे होते हैं, खराब तो कोई नहीं है। अब वो जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना होगा। कंडीशन ये है कि आपको कोविड के समय में ज़्यादा आपको स्पेंड करना है, आपको लोगों को फूड प्रोवाइड करना है, जो भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, आपको मेडिसिन प्रोवाइड करनी है। सपोज इंजेक्शन कोविड के लिए लगाया, तो आपको पैसा खर्च करना है, तो पैसा कहाँ से आएगा? आप टैक्स से ही लोगे, कहीं ना कहीं से लोगे आप पैसा। उसके बाद अब 1 लाख इससे जो अभी 12 लाख रुपए तक एग्जाम किया, तो इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस, 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू लॉस है, तो वो कहाँ से आएगा? कहीं ना कहीं से निकालेंगे पैसा। तो जो सब्सिडीज दी जाती थी उस पे से पैसा निकाला, एग्रीकल्चर पे जो फंडिंग थी वहां से पैसा निकाला, तो कहीं ना कहीं से पैसा निकाल के और दूसरी जगह आपको दिया गया। तो फिजिकल मैनेजमेंट है ये। और इसी से जुड़ा एक और सवाल है। एक और टर्म आया इस बार, हमने देखा कि कहा गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए कि उनका एक खुद का मोदीनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के पैरेलल। या सो हाउ डू यू सी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो लीडरशिप है वो इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी को किस साइड लेके जा रहा है? इकोनॉमी तो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो सब कुछ उनके हाथ में, वही देखते हैं, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। तो फाइनेंस मिनिस्टर पे उनका छाप तो वही है। हम्म। तो उनके अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने सजेशन दिया, निर्मला सीतारमण जी ने इम्प्लीमेंट किया। तो इकोनॉमी मेरे ख्याल से, मतलब अगर ग्रोथ पर थोड़ा सा और कोशिश की जाए तो सही डायरेक्शन में है। ओके, सो नेक्स्ट आई वांट टू कम ऑन डिफेंस सेक्टर। हम्म। इस बार जो बजट आया, हमने देखा कि पिछले साल के कंपैरिजन में डिफेंस सेक्टर का जो बजट था उसमें थोड़ा सा ही इजाफा हुआ, उतना ज्यादा बढ़ाया नहीं गया। और अनाउंसमेंट होते ही बजट का हम्म। जो भी गवर्नमेंट एंटिटीज थी, हम्म। जैसे भेल, हम्म। फिर एचएएल, हम्म। इनका मार्केट डाउन हुआ अबाउट हम्म। 6%। हम्म। और जो प्राइवेट एंटिटीज थी डिफेंस हम्म। सेक्टर की, हम्म। उनका 9% तक मार्केट ड्रॉप हुआ। हम्म। तो डिफेंस सेक्टर में कहाँ कमी आ रही? क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं इंडिया इतना सेंसिटिव पोजीशन में, नेबर्स से हमारे जो रिलेशन है वो खराब है, वर्ल्ड में वॉर का सिचुएशन चल रहा है, तो वैसे समय में भी गवर्नमेंट ने डिफेंस पे क्यों नहीं उतना एक्सपेंडिचर नहीं, किया? डिफेंस की उनका मानना है कि हम मैनेज कर सकते हैं, जो हमारे पास फंड है। अभी आप फंड अगर चेक करो, आप जो भी फंड, जो एलोकेशन था, वो सारा फंड यूटिलाइज तो हुआ नहीं। तो जब फंड यूटिलाइज नहीं हुआ, तो अगली बार फिर से वो प्रोविजन बनाना बजट में, उसके बाद फिर कम यूटिलाइज करना। उससे बढ़िया है कि जितना आपको जरूरत है उतना ही रखा जाए, क्योंकि आपको पैसा कहीं और लगाना था। हम्म। तो मेरे ख्याल से इसका कोई इम्पैक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी। मतलब सब ठीक है, हाँ, सब ठीक है। चंगा सी। नहीं, नहीं, वहाँ कोई दिक्कत। ओके, नेक्स्ट मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि इस बार के बजट में हम्म। सबसे ज्यादा अगर कहा जाए अनाउंसमेंट हुआ है तो वो बिहार स्टेट के लिए हुआ है। हाँ, बिहार में। चाहे वो मखाना बोर्ड वहां पर देने की बात हो, कोशी में कैनाल बनाने की बात हो, हम्म। या और भी कई सारे अनाउंसमेंट्स किए गए हैं। हम्म। सो हम ऐसा एक ट्रेंड देखते हैं कि जिस भी स्टेट में असेंबली इलेक्शंस होने वाले होते हैं, उस स्टेट को भर के मिलते हैं अनाउंसमेंट बजट में। या इसका क्या मतलब है? क्योंकि यूनियन बजट है लेकिन फोकस सिलेक्टेड स्टेट्स नहीं, ये पे तो होता हर है। गवर्नमेंट करती है। जो भी गवर्नमेंट रही है सेंट्रल में, वो उसने कोशिश किया है कि मैं कुछ ऐसा करूं जैसे हमारी वहाँ पावर में है हमारी पार्टी। हम्म। तो ये हर आदमी करता है, ये भी कर रहे हैं, तो गलत किया है। आई डोंट थिंक कि इट इज रॉन्ग। ये सही है। हर 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 पार्टी। अब वहाँ पर तमिलनाडु में देखो आप, वहाँ पे जैसे यहाँ केजरीवाल जी के ऊपर एलिगेशन लगता है कि ये फ्री हम्म। फ्री की बात करते हैं। तमिलनाडु में तो फ्री टीवी, फ्री कुकर, फ्री रेफ्रिजरेटर, वहाँ पे ये सब डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो वोट चाहिए आपको, और एक ट्रेंड बन गया है ये। अब लोग प्रॉमिस करते हैं लॉन्ग टर्म में, मैं आपकी इकोनॉमी को रिवाइव करूंगा, आपको एम्प्लॉयमेंट दूंगा, आपको पक्के मकान दूंगा। तो पब्लिक भी कहती है लॉन्ग टर्म का कौन सा भरोसा, आज मुझे क्या दे रहे हो ये बताओ ना, आज पर। हम्म। तो आज पर जब पब्लिक प्रेफर करती है आज पर आओ, तो गवर्नमेंट भी आज पर दे रही है। और वैसे ही हर स्टेट को जहाँ इलेक्शन है वहां पे तो कैपिटलाइज करना चाहेगी थ्रू बजट। क्योंकि आपने फ्रीबीज की बात की तो मैं उसी पे आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये भी बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। हम देखते हैं जब भी इलेक्शन आता है सारी पार्टीज जो हैं, अब तो कोई भी पार्टी पीछे नहीं है उस चीज हाँ। में। वो फ्री बस, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, फ्री एजुकेशन, स्कॉलरशिप के नाम पे पैसा। अब तो इस बार पहली बार हमने दिल्ली में देखा, कास्ट के बेसिस पे भी उन्होंने स्कॉलरशिप अनाउंस की है। तो इतना सारा जो कैश देने का सरकार का वादा होता है, या पार्टीज का, या फ्रीबीज देने का, इसका इकोनॉमी पे क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है? क्योंकि जो पार्टी ऑफर करती है वो इसे वेलफेयर स्कीम बता देती है, लेकिन बाद में उसका एक सेकंड फैक्टर आता है कि नहीं, श्रीलंका जैसे हालत हो जाएंगे, इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। इसका क्या नहीं, रियलिटी? इतनी इंडिया की इतनी कंडीशन खराब नहीं है कि श्रीलंका जैसे हालत हो जाए। लेकिन फिर भी फ्रीबीज को रोकना चाहिए, और ये हर पार्टी कर रही है। तो पार्टी की मतलब पॉलिटिकल कंसेंसस होनी चाहिए कि मतलब हम एक लिमिट तक जाएं, उससे बाहर ना जाएं। क्योंकि यहाँ पे देखा, एक को अगर हर आदमी को पावर में आना है, पता लगा एक फ्रीबीज दे के पावर में आ रहा, दूसरा रह रहा है तो वो भी ऑफर कर रहा है। इनका आपस में कंसेंसस होना चाहिए कि मतलब ये नहीं होना चाहिए, या एक लिमिट तक ही आप ये फ्रीबीज पर जाओ।
ओके। तो मजबूरी है हर पार्टी की कि अगर एक कर रहा है दूसरे को जाना ही पड़ेगा उस पर। जैसे हम देखते हैं हर स्टेट, बहुत सारे स्टेट हैं जो घाटे में चल रहे हैं, हाँ, और दिल्ली में हमने स्पेशली देखा कि बजट इस बार घाटे में आया। घाटे में आ गया। तो क्या आपको लगता है कि ये इन्हीं फ्रीबीज का नतीजा है? नहीं, फ्रीबीज का नतीजा भी है और प्लस जो इंफ्रा डेवलपमेंट जो शीला दीक्षित जी थी उस समय, जो कितने सारे फ्लाईओवर्स बने, कितनी सड़कें बनी, तो उससे जब आपने खर्च किया तो उससे रेवेन्यू जनरेट हुआ, वहां से लोगों पे कंजम्पशन हुआ। तो हमारे ख्याल से इस वाली गवर्नमेंट में इस एरिया में फोकस नहीं किया गया, और फ्रीबीज का तो इम्पैक्ट है, लेकिन ज्यादा इम्पैक्ट तो गवर्नमेंट जो एफर्ट करती है टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हम्म। द इकोनॉमी, तो वो नहीं कर पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम हुआ तो कम फिर हुआ। रेवेन्यू भी कम हाँ, जनरेट रेवेन्यू हुआ। भी कम। ओके। बजट, ये तो दिल्ली की बात होगी, हम वापस यूनियन बजट पे आना चाहते हुँ, हैं। यूनियन बजट के और भी काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। एक जो काफी लोगों के मन में समस्या होती है कि हर साल बजट में इतने बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए जाते हुँ, हैं, हुँ, इतने बड़े बड़े नंबर्स बताए हुँ, जाते हैं, हुँ। लेकिन इसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं आता कि उनमें से कितनी चीजें फुलफिल हुई, कितनी चीजें बने। ये कैसे पता चलेगा एक आम कॉमन मैन को? नहीं, फुलफिल हुआ उस पे सब उसका दूसरा तरीका ये है कि आप गवर्नमेंट के बजट पे जाइए और देखिए जो प्रॉमिस हुआ, जो प्रोविजन हुआ, कितने रुपए हम खर्च करेंगे इस पर्टिकुलर एरिया में, वो खर्च हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ, इसका मतलब वो काम नहीं हुआ, तो उस पैसे को कहाँ यूज कर लिया। पिछले बार ही देखो आप, कितने सारे कई सारे प्रोविजंस किए गए, वो पैसा खर्च नहीं हुआ, तो उस खर्च को मेंटेन किया फिस्कल डेफिसिट के लिए। तो आपने प्रोविजन ज्यादा किया, उसके बाद उसे खर्च नहीं किया, तो यू कैन एनालाइज थ्रू दैट। दूसरा ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हुआ या नहीं हुआ, उसका भी एक वेबसाइट है जहाँ पर ये आता है कि टाइम टर्नो टाइम क्या है वो, कॉस्ट ओवररन और टाइम ओवररन, तो कितने कितने समय में होना चाहिए था और कितनी कॉस्ट पर होना चाहिए, तो वो हुआ या नहीं हुआ, यू कैन चेक दैट। ओके। और एक और चीज है कि बजट में हर बार बजट के बाद एक वो ग्राफिक्स आता है हमारे सामने कि ये हम्म। चीजें सस्ती हुई हैं, हाँ, ये चीजें महंगी हुई हैं। इस बार हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते हुए हैं, इलेक्ट्रिक एलसीडी व्हीकल्स एलईडी सस्ते हुए हैं। बट मेडिसिन। हाँ, बट फिर जब लोग जाते हैं शॉप पर और हम्म। पूछते हैं, देखो बजट में तो अनाउंस हुआ है कि सस्ता हुआ है, दुकान वाले कहते हैं नहीं, सस्ता नहीं हुआ है। वो इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं आता, वो अगले बाद में थोड़ा थोड़ा आता है, और बहुत सस्ता क्या होता है वहाँ पे, इम्पोर्ट ड्यूटी कम करी, क्योंकि बजट को देखने का तरीका भी अलग अलग है। मिडिल क्लास अगर इनकम टैक्स को देखता है, हम्म। कॉमन मैन जो है वो देखता है क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ, एकेडमिशियन जो है वो देखता है कि इसका इम्पैक्ट क्या है, इकोनॉमिस्ट देखता है कि ग्रोथ है या नहीं है, फिजिकल कंसोलिडेशन है या नहीं है, तो सबका अलग अलग एंगल है। तो जब इम्पोर्ट ड्यूटी खत्म कम किया तो आगे इम्पैक्ट तो आएगा ही, तुरंत इमीडिएट तो आता नहीं है। थोड़े समय बाद आता है, हाँ, थोड़ा और तब बहुत। तक फिर अगला बजट आ जाता है, फिर नए प्रोविजंस आ जाते हैं। ओके। आ, चलिए अब हम कंक्लूडरी सेशन पे आते हैं। कॉन्वर्सेशन के बहुत इंसाइटफुल डिस्कशन रहा आपके साथ, और ऐसी ऐसी चीज़ें आपने बताई, लोगों का कन्फ्यूजन बहुत हद तक दूर होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि मोदी सरकार को अब करीब करीब 2014 से अब तक 11 साल हो चुके हैं। इतने सारे बजट उन्होंने किए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इतने टाइम से हैं। जो इस सरकार ने सबसे बड़ा दावा किया है वो ये है कि इंडियन इकोनॉमी एकदम ग्रोइंग फेज पे है, और हम टॉप 3 इकोनॉमी बन के दिखाएंगे आने वाले समय में। क्या चैलेंजेस हैं और क्या हम बन पाएंगे भी या नहीं? अभी जो इमीडिएट जो चैलेंजेस है वो है कि आप कंजम्पशन को बढ़ाइए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करिए, और तभी इकोनॉमी रिवाइव कर पाएगी, और उसके लिए है कैपिटल एक्सपेंडिचर आप ज़्यादा करिए। अब जैसे अभी लास्ट ईयर की 11.11 लाख करोड़ रुपीस का प्रोविजन किया और खर्च हुआ 10.8 के आसपास, तो आपको खर्च करना है, उसके बाद कॉस्ट ओवररन और टाइम ओवररन भी चेक करना है, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको पैसा खर्च करना है। आप डेवलप करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, वहाँ पे सीमेंट की डिमांड क्रिएट होती है, वहाँ पे स्टील का डिमांड क्रिएट होता है, ब्रिक्स का डिमांड क्रिएट होता है। जब डिमांड क्रिएट होगा, लोगों के पास और आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, तो लोगों में पैसा आएगा, वो कंज्यूमर गुड्स भी खरीदेंगे। तो डिमांड जब क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली प्राइवेट सेक्टर अपने आप, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट आएगा तो ऑटोमेटिकली जो है इकोनॉमी जो है रिवाइव करेगी। तो आप मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा जोर देना है, एमएसएमई को प्रोटेक्ट करना, उसे उसके उसके ग्रोथ को मेंटेन करना है, और इकोनॉमी को रिवाइव किया, रिवाइव हो जाएगा। इकोनॉमी के साथ प्रॉब्लम नहीं है इंडिया के साथ। ओके। साथ में ग्लोबल हेडविंड्स के जो इम्पैक्ट हैं, टेरिफ जो उन्होंने बढ़ाया, धमकी मिल रही है टेरिफ बढ़ा देंगे, और उन्होंने कहा इंडिया का टेरिफ बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंडिया ने शायद उसी उसमें टेरिफ कम किया है। तो मेरे ख्याल से फ्यूचर इंडिया खराब नहीं है, फ्यूचर ब्राइट है। राइट है। ओके। अभी तक कुछ रैपिड फायर में पूछना चाहता हूँ हम्म, आपसे, क्योंकि आप इस फील्ड को बहुत समय से जान रहे हैं, हम्म। फॉलो कर रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग इंडिया में अभी तक किस प्राइम मिनिस्टर के रिजाइम में इंडिया की इकोनॉमी सबसे अच्छे पोजीशन में रही है?
नहीं, एक तो किस प्राइम मिनिस्टर में, नरसिम्हा राव ही बोलूंगा मैं। पीवी नरसिम्हा राव। क्योंकि जहाँ से इकोनॉमी उन्होंने उठाई और उन्हीं के टाइम में रही। ओके, और सबसे बढ़िया फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे अभी तक? उसमें जो टाई करना होगा, फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, यशवंत सिन्हा, पी चिदम्बरम। अच्छा, ये तीनों सबसे बढ़िया फाइनेंस सबसे बढ़िया। मिनिस्टर हैं। कोई स्पेसिफिक रीजन इनके वर्किंग? इनका अलग ही स्टाइल है, अलग ही ऑरा है इनका हम्म, सबका। अब यशवंत सिन्हा जी से आप मिलो तो आपको लगेगा कि वो डिक्शनरी, मतलब वो है, विकिपीडिया है। फाइनेंस के विकिपीडिया है। विकिपीडिया। और अगर आप चिदम्बरम जी का स्पीच सुनो आप, तो एकदम अलग ही है। मनमोहन सिंह तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और अब बेस्ट आरबीआई गवर्नर कौन रहे अभी तक आपके हिसाब से? वहाँ भी वाई बी रेड्डी या सी रंगनाथन को आप कह सकते हो। ओके, टाई। हाँ। सो डॉक्टर मनमोहन सिंह का डिमाइस हो गया हम्म, रिसेंटली, हम्म, और बहुत ही बड़ा एक नेशनल लॉस था पूरे कंट्री के लिए। हम्म। उनकी कमी को आप कैसे देखते हैं, उनका जो? उनकी कमी तो बहुत है। अगर गवर्नमेंट की प्रॉब्लम क्या रही कि अगर गवर्नमेंट ने इनसे कंसल्ट किया हो, तो चाहे मनमोहन सिंह जी हो, चाहे यशवंत सिन्हा हो, उनकी अपनी पार्टी के थे इधर, पी चिदम्बरम, हो सकता है इकॉनमी और बढ़िया होती, मेरा ये मानना है। क्योंकि मनमोहन सिंह जी तो ग्रेट इकोनॉमिस्ट, और ग्रेट पर्सन। मतलब एग्जैक्टली। मेरी बुक का रिलीज था ये, द फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और 13 जुलाई 2017। तो उस दिन मैं निमराना में था, मैं यहाँ पे बुक रिलीज IIC न्यू दिल्ली में था। तो मैं वहाँ से आया सुबह सुबह 6 o'clock। वहाँ से फ़ोन आया है कि माननीय मनमोहन सिंह जी बात करेंगे। तो मतलब कितना ग्रेटनेस है, मतलब मुझे क्या जानते होंगे वो। एग्जैक्टली। उसके बाद उनका फ़ोन आया कि उन्होंने मतलब उनको इनविटेशन गया था पब्लिशर की तरफ से बुक रिलीज के लिए। तो उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट हाउस में कुछ काम, कोई मीटिंग लग गई है, तो मैं नहीं आ पाऊंगा, माई बेस्ट विशेस विद यू। अरे, तो मतलब बहुत बड़ी बात है। उनको जब मैं उनको बर्थडे पे मैं हमेशा विश करता था, तो हमेशा उनका रिप्लाई आता था मेरे पास। तो ये तो उनकी ग्रेटनेस थी। ही विल बी एक्चुअली मिस्ड। हाँ, हाँ, यशवंत सिन्हा जी का भी वही है। अगर आप सपोज, हम बुक के लिए हर संडे को 11 o'clock मिलते थे। हमारा मीटिंग जो हमेशा 11 o'clock, तो मैं लेट हो जाता था, लेकिन वो वेट कर रहे होते, 11 o'clock बैठे होते थे। और जब मैं कहूँ सॉरी, तो कह नहीं, कोई नहीं, आप बैठो। तो उनकी भी ग्रेटनेस है। बुक रिलीज था वहाँ पर, और जब मैं पहुंचा वहां पर, लेट पहुंचा, वो पहले से आगे, ही वॉज द होस्ट, मतलब वी वर द होस्ट। तो वो सबसे पहले आके बैठे हुए, मुझे लगा वो बाद में आएंगे। जब मैं गया तो वो बैठे हुए वहां पर। तो ग्रेटनेस है इन लोगों की। जी, बहुत अच्छी स्टोरीज बताई आपने। और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। उन्हें बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड जाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उस वाले कैमरे पे देख के आप एक बार सबसे रिक्वेस्ट कर लें कि वो हमारे प्लेटफॉर्म टॉक टाइम को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज फॉलो, क्या नाम है, टॉक टाइम। टॉक टाइम ऑफ चिराग चिराग झा। जी, इट्स माई रिक्वेस्ट। थैंक यू थैंक सो मच।